हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्लैरिटी इन लॉ में। और आज हम पढ़ेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में। मतलब किस तरीके से मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस लेकर लाइबिलिटी को जीरो किया जा सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे दो सेक्शंस को, सेक्शन 14 और सेक्शन 17। सेक्शन 14 बात करता है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। मतलब ऐसा एक्ट जो कि किया जाता है ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि या तो बाउंड बाय लॉ है या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से ऐसा मानता है कि वो बाउंड बाय लॉ है। सेक्शन 14 की बेड लैंग्वेज कहती है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय द रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। मतलब कोई भी चीज ऑफेंस नहीं होगी अगर वो की जाती है एक ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि या तो बाउंड बाय लॉ है, मतलब कानून से बंधा हुआ है, या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से, मतलब तथ्य की भूल की वजह से, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से, मतलब ना कि विधि की भूल की वजह से। गुड फेथ के साथ ऐसा मानता है कि वो कानून से बंधा हुआ है। तो बेसिकली सेक्शन 14 ये कहता है कि कोई भी चीज किसी भी तरीके का ऑफेंस नहीं होगी अगर वो की जाती है एक ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि बाउंड बाय लॉ है, मतलब कानून से बंधा हुआ है, या फिर कोई ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की रीजन से, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ की रीजन से गुड फेथ में ऐसा बिलीव करता है कि वो बाउंड बाय लॉ है। तो सेक्शन 14 दो तरीके के लोगों को डिफेंस प्रोवाइड करवाता है। एक तो ऐसा पर्सन है जो कि सच में बाउंड बाय लॉ है, जो कि सच में कानून से बंधा हुआ है, और दूसरा ऐसा पर्सन है जो कि शायद सच में तो बाउंड बाय लॉ नहीं है लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से ऐसा बिलीव करता है गुड फेथ में वो बाउंड बाय लॉ है। आइए अब हम सेक्शन 14 के कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। सपोज करते हैं एक पर्सन है जिसका नाम बी है जो कि एक सोल्जर है। अब जो ए नाम का पर्सन है वो बी का सुपीरियर ऑफिसर है, मतलब बी से बड़ी पोस्ट पे है, जिसके अंडर में बी काम करता है। अब जो ए है वो बी को ये ऑर्डर देता है कि बी सी को शूट कर दे। अब क्योंकि बी यहाँ पे बाउंड बाय लॉ है ए के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए, तो बी सी को शूट कर देता है और सी की डेथ हो जाती है। अब इस केस के अंदर बी की किसी भी तरीके की लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी क्योंकि बी सच में बाउंड बाय लॉ था और उसने गुड फेथ में अपने सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो करते हुए सी की डेथ कॉज की थी। आइए अब हम सेक्शन 14 का एक और एग्जांपल देखते हैं। इस वाले एग्जांपल में हम एग्जांपल 1 को ही एक अलग तरीके से देखने वाले हैं। सपोज करते हैं इस बार जो सुपीरियर ऑफिसर है ए, वो ये अच्छे से जानता है कि जो सी नाम का पर्सन है वो टेररिस्ट नहीं है बल्कि कोई डी नाम का पर्सन है जो कि टेररिस्ट है। लेकिन ये जानते हुए भी ए अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर बी को ये ऑर्डर देता है कि वो सी को शूट कर दे। अब जो यहाँ पे बी है वो तो बाउंड बाय लॉ है और गुड फेथ में वो अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर को फॉलो करता है और सी को शूट कर देता है और सी की डेथ हो जाती है। तो इस केस में बी की तो कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी क्योंकि वो तो बाउंड बाय लॉ था। लेकिन जो ए है सुपीरियर ऑफिसर, उसके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी अबेटमेंट ऑफ मर्डर की। अब अबेटमेंट एग्जैक्टली क्या होता है वो हम आगे आने वाली वीडियोज में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ए ने बी को बहकाने का काम किया है ताकि वो सी की डेथ कॉज कर सके। आइए अब हम एग्जाम्पल 3 की ओर चलते हैं। सपोज करते हैं इस बार भी जो ए है वो ये जानता था कि डी टेररिस्ट है, स्टिल वो अपने सब ऑर्डिनेट ऑफिसर यानी बी को ये ऑर्डर देता है कि वो सी को शूट कर दे। लेकिन इस बार ए के ऑर्डर को सुनते हुए बी को ये अपीयर होने लगा था ये एक रॉन्गफुल कमांड है, मतलब एक गलत आदेश है, लेकिन स्टिल बी जो है वो सी को शूट कर देता है। अब इस केस में बी को सेक्शन 14 का डिफेंस नहीं मिलेगा क्योंकि इस बार जो बी है वो बाउंड बाय लॉ नहीं था। बी अपने सुपीरियर के गलत आदेश को मानने के लिए बाउंड बाय लॉ नहीं था। तो इस केस में बी मर्डर के लिए लाइबल हो जाएगा और ए भी अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए लाइबल हो जाएगा। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे वो सेक्शन 14 के उस पार्ट के एग्जांपल्स थे जब कोई पर्सन सच में बाउंड बाय लॉ होता है। लेकिन अब हम देखेंगे एक ऐसे एग्जांपल को जो कि सेक्शन 14 की दूसरी बात का एग्जांपल है, मतलब जब कोई पर्सन मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से गुड फेथ में ये बिलीव करता है कि वो बाउंड बाय लॉ है। सपोज करते हैं एक पुलिस ऑफिसर को कोर्ट की तरफ से ये आदेश आता है कि उसे ए को अरेस्ट करना है। पुलिस ऑफिसर यहाँ पे कोर्ट के आदेश को मानने के लिए बाउंड है। वह उस विलेज में जाता है जहाँ पे ए रहता है। अब क्योंकि पुलिस ऑफिसर ये नहीं जानता है कि ए एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो वो पास ही एक दुकानदार से ए के बारे में पूछता है और दुकानदार उसे दूर खड़े एक इंसान की तरफ इशारा कर देता है। उस इंसान को जो कि असली में सी था उसे ए समझते हुए पुलिस ऑफिसर उसे जाके अरेस्ट कर लेता है। अब क्योंकि पुलिस ऑफिसर सी को ए समझ रहा था ये उसकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी जो कि गुड फेथ में थी। अब अगर
सी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का सूट फाइल करता है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि सी अगर पुलिस वाले के खिलाफ उसे बेवजह कैद करने के लिए केस फाइल करता है, तो ऐसी कंडीशन में जो पुलिस ऑफिसर है वो अपनी मिस्टेक ऑफ फैक्ट को प्रूव करेगा, अपने गुड फेथ को प्रूव करेगा, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से जो वो ये मानने लगा था कि वो बाउंड बाय लॉ है, इस बात को प्रूव करेगा। और इन तीनों बातों के प्रूव होने पर जो पुलिस ऑफिसर है उसे सेक्शन 14 का डिफेंस मिल जाएगा और उसकी कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। और इसी के साथ हमने सेक्शन 14 में बताई गई दोनों बातों के एग्जाम्पल्स को देख लिया है। तो बेसिकली सेक्शन 14 दो बातों के बारे में बात करता है। पहले तो सेक्शन 14 उस पर्सन को डिफेंस देता है जो कि सच में बाउंड बाय लॉ है, या फिर सेक्शन 14 उस पर्सन को भी डिफेंस देता है जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से, गुड फेथ के अंदर ये मानता है कि वो बाउंड बाय लॉ है। तो हमने इन दोनों ही पर्संस के एग्जांपल्स को देख लिया है। ये जो बात है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से, इसका मतलब क्या होता है, आइए हम इसे समझते हैं। देखिए, इस कंसेप्ट के पीछे एक लीगल मैगजीम है जो कि है इग्नोरेंशिया फैक्टो डॉट एक्सूसेट, जिसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज्ड, और दूसरी मैगजीम है इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेट, जिसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो बेसिकली इन दोनों मैगजीम से हमें ये पता चलता है कि कानून के अंदर मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो अलाउड है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस लेके आप लाइबिलिटी से मुक्त हो सकते हो, लेकिन कानून में मिस्टेक ऑफ लॉ, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। मतलब विधि की भूल, मिस्टेक ऑफ लॉ अलाउड नहीं है। आप उसे किसी भी तरीके के एक्सक्यूज की तरह यूज नहीं कर सकते। ऐसा माना जाता है कि आपको कानून के बारे में तो पूरी जानकारी होगी ही। अगर हम इसे एक एग्जांपल की मदद से समझना चाहें तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप बाइक चला रहे हैं बिना हेलमेट के, और अगर कोई ट्रैफिक पुलिस आपको रोक लेती है और बिना हेलमेट के राइडिंग करने के लिए आपका चालान काटती है, तो आप यहाँ पे ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि आपको तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई कानून है क्या जिसमें रोड के ऊपर हेलमेट पहनना पड़ता है। तो बेसिकली आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि आप कानून के बारे में नहीं जानते होंगे, और इसीलिए मिस्टेक ऑफ लॉ अलाउड नहीं होती है। और इसी के साथ आपने सेक्शन 14 को अच्छे से समझ लिया है। आइए अब हम सेक्शन 17 की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 17 बात करता है act done by a person justified or by mistake of fact believing himself justified by law। सेक्शन 17 भी बिल्कुल सेक्शन 14 के जैसा ही है, बस वहाँ पे बाउंड बाय लॉ होने की बात हो रही थी और यहाँ पे जस्टिफाइड बाय लॉ होने की बात हो रही है। बेसिकली सेक्शन 17 कहता है ऐसा एक्ट जो कि किया जाता है ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि जस्टिफाइड बाय लॉ है, या फिर एक ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से ऐसा मानता है कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। सेक्शन 17 की बेड लैंग्वेज कहती है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ believes himself to be justified by law in doing it। मतलब कोई भी चीज ऑफेंस नहीं होगी अगर वो की जाती है एक ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि जस्टिफाइड बाय लॉ है, मतलब कानून के द्वारा उचित है, या फिर एक ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से, यानी तथ्य की भूल की वजह से, और ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से, मतलब ना कि विधि की भूल की वजह से, और साथ ही गुड फेथ के अंदर ऐसा बिलीव करता है, ऐसा मानता है कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, मतलब कानून के द्वारा उचित है उस चीज को करते हुए। आइए अब हम सेक्शन 17 के भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज करते हैं ए नाम का एक पर्सन है जो कि देखता है कि उसके दोस्त बी को सी शूट करने वाला है। अब क्योंकि यहाँ पे सी अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, केपेबल नहीं है, वो ए बी की सुरक्षा करते हुए राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अंडर सी को ही शूट कर देता है और सी की डेथ हो जाती है। यहाँ पे जैसे कि हमने प्राइवेट डिफेंस को जब पढ़ा था तो हमने ये जाना था कि सेक्शन 35 में आप या तो अपनी खुद की बॉडी की या किसी और की बॉडी की राइट टू प्राइवेट डिफेंस के तहत सुरक्षा कर सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि बी अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं था, केपेबल नहीं था, तो ए ने उसका प्राइवेट डिफेंस किया। तो यहाँ पे भी ए पूरी तरीके से सही था। और साथ ही प्राइवेट डिफेंस को पढ़ते हुए हमने सेक्शन 38 में ये पढ़ा था कि जब आपको ये रीजनेबल एप्रीहेंशन हो जाता है कि आपकी डेथ होने वाली है, तो इस केस में सेक्शन 38 के अंडर आप असेलेंट की यानी एग्रेसर की डेथ कॉज कर सकते हो। तो इन दोनों सेक्शंस को देखते हुए ए ने बिल्कुल लॉफुल तरीके से सी की डेथ कॉज की है, तो उसे सेक्शन 38 के अंडर डिफेंस मिल जाएगा।
और क्योंकि ए यहाँ पे जस्टिफाइड बाय लॉ भी है तो जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टिल यहाँ पे ए के लिए सेक्शन 17 का डिफेंस भी अवेलेबल है। हालांकि सेक्शन 38 का डिफेंस ही ए की लायबिलिटी को जीरो करने के लिए काफी है, स्टिल यहाँ पे ए जस्टिफाइड बाय लॉ भी है, इसलिए सेक्शन 17 का डिफेंस भी अवेलेबल है। आइए अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं सी कहीं से जा रहा होता है और वो ये देखता है कि ए बी की तरफ शूटिंग कर रहा है, तो सी बी की सुरक्षा करने के लिए ए के ऊपर शूट कर देता है और ए मर जाता है। बाद में जाके ये पता चलता है कि वहां पे तो कोई फिल्म की शूटिंग चल रही थी और ए और बी दोनों ही एक्टर्स थे जो कि कोई एक्शन सीन शूट कर रहे थे। जब सी पे मर्डर का चार्ज लगता है तो वो ये प्रूव करेगा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उसे ऐसा लगा कि यहाँ पे सच में ए बी के ऊपर शूटिंग कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे सी के लिए सेक्शन 38 का डिफेंस तो अवेलेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने सच में प्राइवेट डिफेंस के तहत डेथ तो कॉज नहीं की है, लेकिन क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से और गुड फेथ में उसने ऐसा विश्वास किया था कि वो तो जस्टिफाइड बाय लॉ है, मतलब लॉ के द्वारा उचित है, तो यहाँ पे उसे सेक्शन 17 का डिफेंस मिल जाएगा, भले ही उसे सेक्शन 38 का डिफेंस ना मिले। तो बेसिकली जब सी के ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा तो सी अपनी मिस्टेक ऑफ फैक्ट को, अपने गुड फेथ को और साथ ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उसका ये मानना कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, इन तीनों बातों को प्रूव करेगा और इन तीनों बातों के प्रूव होते ही उसे सेक्शन 17 का डिफेंस मिल जाएगा और उसकी लायबिलिटी जीरो हो जाएगी। आइए अब हम सेक्शन 17 से ही रिलेटेड एक केस लॉ पढ़ते हैं। केस लॉ का नाम है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा 1960 उड़ीसा हाई कोर्ट। इस केस के अंदर आप कुछ इस तरीके से समझिए कि एक गांव है और गांव से काफी दूर कुछ दुकानें हैं, एक मार्केट है और उन दुकानों से लेके गांव के बीच में एक बहुत ही घना जंगल है। अब इस गांव में ऐसी अफवाह फैलती है कि जंगल के अंदर भूत भटकता है। अब रात का समय होता है और थापा और उसका मास्टर ये दोनों मार्केट से यानी दुकानों से गांव की तरफ लौट रहे थे, जंगल के रास्ते पार करते हुए। उसी समय इन्हें इनकी तरफ आता हुआ एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसने की व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे थे। उसे भूत समझते हुए जो थापा है वो उसे मार देता है। अब हो सकता है उसने ये डेथ राइट टू प्राइवेट डिफेंस के तहत की हो सेक्शन 38 के अंडर में, लेकिन क्योंकि वो पर्सन कोई भूत नहीं था, ना ही वो उन्हें कोई हानि पहुंचाने आया था, उन्हें हर्ट करने आया था या उनकी डेथ कॉज करने आया था, तो सेक्शन 38 का डिफेंस तो थापा को नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से और गुड फेथ में थापा ने ऐसा विश्वास किया था कि वो तो जस्टिफाइड बाय लॉ है, यानी कानून के द्वारा उचित है और बस अपनी सुरक्षा कर रहा है, तो इस केस में थापा को सेक्शन 17 का डिफेंस मिल गया था। और इसी के साथ आज का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। आज हमने पढ़ा सेक्शन 14 को और सेक्शन 17 को, साथ ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ के कंसेप्ट को, कुछ एग्जांपल्स को और केस लॉ को। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ में।